ओके आज हम लोग थोड़ा नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, देन वी विल सॉर्ट द डाउट्स। हम लोगों को एक्चुअली वेक्टर स्टार्ट करना है। वेक्टर इज अ टॉपिक एंड नॉट अ चैप्टर, इट इज अ टॉपिक दैट कम्स अंडर यूनिट 3। सो इफ यू आर क्लियर विद द वेक्टर्स यू विल बी एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स। अभी तक आप लोग क्या देख रहे थे कि अगर बाई चांस कोई एक वेक्टर इस डायरेक्शन में है, हॉरिजॉन्टल से कोई एक एंगल बना रहा है, तो हम उसके दो कंपोनेंट्स निकालते हैं, यानी कि उसका इफेक्ट इन हॉरिजॉन्टल एंड इन वर्टिकल हम उसके कंपोनेंट्स निकालते हैं ना। जैसे फॉर एग्जांपल कोई बच्चे को इधर से भी खींच रहे हैं और इधर से भी खींच रहे हैं, फाइनली वो बच्चा कहाँ जाएगा? डायगनली जाएगा। तो उसका इफेक्ट यहाँ और यहाँ कितना है वो आप वेक्टर से निकालोगे, क्योंकि खींच रहे हो मतलब कौन सा पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी का इस्तेमाल कर रहे हो? फोर्स, और फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल कोई वेक्टर इस डायरेक्शन में है और वो कुछ एंगल बना रहा है यहाँ से, तो हमने क्या कहा था? दो कंपोनेंट्स निकाल लिए थे, यहाँ पे साइन कंपोनेंट और यहाँ पे कॉस कंपोनेंट। ये सारी चीजें हम वेक्टर में हल्का फुल्का देखते हुए आए हैं। नाउ लेट अस बिगिन टू लर्न एंड अंडरस्टैंड व्हाट आर वेक्टर्स। व्हाट आर वेक्टर्स बाय द वे? थोड़ा बहुत आपको आइडिया अब तक तो होगा ही ना। व्हाट आर वेक्टर्स? फर्स्ट यूनिट से बताइए, सब कुछ स्टार्ट करिए। हाउ डिड वी स्टार्ट द फर्स्ट यूनिट? व्हाट वाज द फर्स्ट यूनिट बाय द वे? यूनिट एंड मेजरमेंट। सबसे पहला टॉपिक उसका क्या था? फिजिकल क्वांटिटीज। व्हाट आर फिजिकल क्वांटिटीज? एनीथिंग, एनी क्वांटिटी दैट कैन बी can you measure my feeling right now? How am I feeling when the people? Can you measure the feeling? Can you measure the anger? Can you measure the volume? Can you measure the volume? बताइए, I want to answer. Can you measure the length? कैन यू मेजर दी थर्स्ट? प्यास कितनी लगी है? नहीं ना, पर ये मत बोलना कि एक गिलास पी लिया तो पेट भर गया तो हो गया मेरा, वो मेजरमेंट नहीं होता है। आप 2 गिलास भी पी सकते हो, तो कोई एक्चुअल मेजरमेंट नहीं है वो। तो फिजिकल क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज दैट कैन बी मेजर्ड। उसको हमने डिवाइड किया था। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज आर देयर? व्हाट आर दोज? डिराइव। तो उस हिसाब से तो 3 हो गए ना। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, और थर्ड वाला क्या था? सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। सप्लीमेंट्री में कौन से 2 थे? प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल, यानी कि एंगल्स जो हैं वो हैं हमारे सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज। सप्लीमेंट्री है तो क्या उसको हम मेजर कर सकते हैं? एंगल को क्या हम मेजर कर सकते हैं? यस, यू कैन मेजर। यहाँ पे अभी हम लोग जो एग्जांपल दे रहे थे, ये एंगल ही तो है, मेजर ही तो कर रहे हो। कैसे यूजुअली कैसे मेजर करोगे एंगल को? यू हैव अ डिवाइस इन योर जियोमेट्री बॉक्स। व्हाट इज दैट डिवाइस कॉल्ड एज? डी। दैट इज नॉट डी, इट इज प्रोट्रैक्टर, प्रोजेक्टर। ओ गॉड, ओ गॉड। अब आपको बोलेंगे एक जियोमेट्री बॉक्स खरीदो और उसके सारे, आपको नहीं पता कि कॉम्पस क्या है, डिवाइडर क्या है, प्रोट्रैक्टर क्या है, स्केल क्या है, पता है ना आपको? तो जो प्रोट्रैक्टर है जिसको आप डी बोल रहे हो, उसी में एंगल्स होते हैं। आप उसको रखो और आप एग्जैक्टली मेजर कर पाओगे कि किस एंगल में ये पर्टिकुलर बीच वाली लाइन है। क्लियर माई पॉइंट? चलो वापस आओ भाई। सो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज एंड सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज आर दी बेस क्वांटिटीज। ये किसी की वजह से नहीं है, इनकी वजह से सब हैं। कितने फंडामेंटल थे? 7। कौन कौन से थे? लेंथ, ओके स्टॉप, लास्ट जब स्टार्ट। 7 हैं, ये हमको पता है। कौन कौन से हैं? लेंथ, उसके बाद मास। अभी जिनको नहीं आता देख लो इधर। मास, टाइम, टेम्परेचर, amount of substance, luminous intensity, and which current? Luminous intensity and electric current, because current is wave current also, so you have to mention it is electric when you talk about physics current. So electric current, ये है 7 बेस क्वांटिटीज। इन्हीं को यूज करके हम बाकी कोई भी फिजिकल क्वांटिटीज जिनको हम मेजर कर सकते हैं हम डिराइव करते हैं। ठीक है, सो इसका यूनिट क्या है? मीटर। इसका
केजी, इसका सेकेंड, इसका केल्विन, इसका मोल, इसका कैंडेला। पूरा स्पेलिंग लिख लेते हैं, ज़्यादा यूज़ का नहीं है पर इसका मीनिंग पता होना चाहिए। एम्पियर। सो दीज आर द 7 फिजिकल क्वांटिटीज। अब अगर मैं बोलूं कि एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है? चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, यानी कि ऊपर क्या आ रहा है? वेलोसिटी, और नीचे क्या आ रहा है? टाइम। यानी वेलोसिटी का क्या है यूनिट? मीटर। व्हाट इज वेलोसिटी बाय द वे? चेंज इन डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। सो यहाँ पे वेलोसिटी की यूनिट इज मीटर पर सेकेंड और यहाँ पे सेकेंड। सो ओवरऑल क्या जाएगा? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी कि जो एक्सेलरेशन भाई है ये लेंथ पे भी डिपेंड कर रहे हैं, ये टाइम पे भी डिपेंड कर रहे हैं। समझ में आ गया? सो एक्सेलरेशन क्या होने वाला है आपका? एक डिराइव्ड फिजिकल quantity. Acceleration is derived physical quantity. Similarly, what is the formula for force? Mass into acceleration. So force भी किस पे डिपेंड कर रहा है? मास पे और एक्सेलरेशन पे। यानी कि मास kg और एक्सेलरेशन यानी कि मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो किस पे डिपेंड कर रहा है? मास पे, लेंथ पे और टाइम पे, तीनों। और ये तीनों क्या हैं? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज आर द बेस क्वांटिटीज विच कैन नॉट बी डिराइव्ड, दे देमसेल्व्स आर द फंडामेंटल, एंड डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज आर द फिजिकल क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड एंड डिपेंड ऑन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। क्लियर माई पॉइंट? और सप्लीमेंट्री एकदम ही अलग हो जाते हैं। एंगल्स, विच आर द टू एंगल्स? प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। व्हाट इज द यूनिट ऑफ प्लेन एंगल? रेडियन। और सॉलिड एंगल का है स्टीरेडियन। अगर मैंने एक पेपर में एंगल इस तरीके से मेजर किया, यानी यहाँ से यहाँ तक मैंने एक एंगल मेजर किया, तो ये कौन सा एंगल हुआ? ये एक प्लेन एंगल हुआ। आई एम नॉट टॉकिंग व्हाट इज द वैल्यू, आई एम टॉकिंग अबाउट विच एंगल इट इज। इट इज अ प्लेन एंगल। जो प्लेन में आप मेजर कर पाते हो वो है प्लेन एंगल। सॉलिड एंगल जो स्पेस में आप मेजर कर सकते हो, फॉर एग्जाम्पल द कोन। कोन खाते हैं ना, कॉर्नेटो, तो वो एक कोन है, तो उसका जो एंगल हुआ वो है सॉलिड एंगल, जो सॉलिडली आपके एटमॉस्फेयर में है, प्रेजेंस से आप उसको पकड़ सकते हो। क्लियर माय पॉइंट? यहाँ से शुरू हुआ था। उसके बाद हमने एक और डिफ्रेंसिएशन देखा था फिजिकल क्वांटिटीज़ का, और वो क्या थे? हमने कई टाइप्स के फिजिकल क्वांटिटीज़ डिफ्रेंशिएट किए थे। 2 टाइप के, और क्या हैं? एक है स्केलार और एक है वेक्टर, and this is the topic we have to deal with. So physical quantities again can be classified into 2 broad classifications. One is scalar physical quantity and the second one is vector physical quantities. ठीक है? scalar physical quantities क्या होता है? क्या होता है? What do you mean? क्यों उनको differentiate किया गया? स्केलार फिजिकल क्वांटिटी सिर्फ मैग्नीट्यूड लेके चलते हैं, उनसे आपको और कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी। सिर्फ कितना वैल्यू है? 5 मीटर आगे बढ़ा, किधर बढ़ा? वी डोंट नो। 5 मीटर इज डिस्टेंस, दैट इज द स्केलार क्वांटिटी, बट किधर बढ़ा? वी हैव नो आइडिया। 5 मीटर ईस्ट की तरफ बढ़ा, द 5 मीटर मूव्स टुवर्ड्स द ईस्ट डायरेक्शन। नाउ व्हाट इज इट? कंप्लीट इंफॉर्मेशन इज बीन गिवन टू यू। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। सो 5 मीटर एग्जैक्टली कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है? मीटर, यानी लेंथ। तो क्या मेजर किया आपने? डिस्टेंस मेजर किया। 5 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट क्या मेजर किया? डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि वहां पे आपके पास एक डायरेक्शन भी है। क्लियर माई पॉइंट? So scalar physical quantities are those physical quantities which have magnitude and which only have magnitude for its explanation. Vector physical quantities are those physical quantities, इन्हीं में से हैं वो, बहुत सारे हैं physical quantities जिनके पास सिर्फ magnitude होता है, उनको हमने फिर अलग कर लिया और बोल दिया ये scalar है। जिनके पास magnitude यानी कि वो value, यानी कि वो जो number है, अगर वो है तो, और डायरेक्शन अगर है, तब हम उसको क्या बोलेंगे कि वो वेक्टर क्वांटिटी है। एग्जाम्पल कैसे? फॉर एग्जाम्पल यू हैव अ ब्लॉक
फोर्स हम बोल चुके हैं कि वो मास इनटू एक्सेलरेशन है, और फोर्स अभी तक हम क्या पढ़ते हुए आए हैं कि वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। कैसे हमने पढ़ा फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है? यहाँ पे देखिए, फोर्स का फॉर्मूला है मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, ये मास है, हाँ इसको मीटर मत समझिएगा, ये भी फॉर्मूला है, सो हम पूरा लिख लेते हैं, आप लोग लिख दोगे। सो मास इनटू एक्सेलरेशन, फोर्स का फॉर्मूला है मास इनटू एक्सेलरेशन, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है? चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, यानी कि वेलोसिटी बाय टाइम। वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला है? चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, यानी चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट अभी अभी हमने देखा कि एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट लेंथ का मेजरमेंट ही है, पर एक डायरेक्शन की तरफ। ठीक है, तो वापस यहाँ से शुरू करो। डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वेलोसिटी डिपेंड्स अपॉन डिस्प्लेसमेंट, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। एक्सेलरेशन डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ऑल्दो दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी, पर अगर फोर्स के फॉर्मूला में एक वेक्टर क्वांटिटी आ रहा है तो ओवरऑल फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्लियर माई पॉइंट? बिकॉज द फॉर्मूला फॉर फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो जब भी आप फॉर्मूला टेक्स्ट बुक्स में देखोगे उसमें ये फॉर्मूला m इंटू ए बार इस तरीके से लिखा होगा। समझ में आ गया? सो फोर्स अल्टीमेटली इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ऐसे ही बहुत सारे क्वांटिटीज़ हैं। अब हम लोग क्या एग्जाम्पल देख रहे थे? ये एक ब्लॉक है, ओके ब्लॉक में आप अगर इस डायरेक्शन से फोर्स लगा रहे हो, वेक्टर क्वांटिटी है फोर्स, यानी उसका डायरेक्शन मैटर करेगा। अगर एक ही डायरेक्शन से फोर्स लगाओगे तो ये ब्लॉक अल्टीमेटली इस तरफ मूव करेगा। अल्टीमेटली अगर एक ही तरफ से फोर्स लगाओगे तो एक ही तरफ मूव करेगा, पर अगर उस फोर्स का, किसी एक फोर्स का डायरेक्शन चेंज कर दोगे, ठीक है, तो अल्टीमेटली अगर यहाँ पे आपने 5 न्यूटन का फोर्स लगाया, 5 न्यूटन का फोर्स लगाया और दोनों फोर्स एक ही डायरेक्शन में लगा, तो क्या होने वाला है? डिस्प्लेसमेंट होने वाला है, क्योंकि उसका अपना एक मास है और उसमें एक्सेलरेशन आ जाएगा, क्योंकि आपने फोर्स लगाया है तो वो एक तरफ है। लेकिन अगर एक डायरेक्शन, एक फोर्स का डायरेक्शन आप चेंज कर दोगे, डायरेक्शन मैटर्स बिकॉज इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। अब यहाँ पे एक ब्लॉक है, यहाँ से आप 5 न्यूटन फोर्स लगा रहे हो, डायरेक्शन आपने एक फोर्स का चेंज कर दिया और दोनों इक्वल फोर्सेस है, क्या ये ब्लॉक मूव करेगा? So it won't move. It won't move. Why it won't move? Because here the direction of another force has been changed. So direction matters when you talk about the vector quantities. That is why both magnitude and direction are equally important. Clear my point? Clear my point? Okay, तो ये चीज़ था फोर्स का, आपने एग्जाम्पल यहाँ पे दे दिया। अब आप लिखिए हेडिंग वेक्टर्स। Physical quantities can be broadly classified into two types. पार्टीशन करिए, स्केलार्स एंड वेक्टर्स। पार्ट करिए, पार्ट योर पेज इनटू टू पार्ट्स, स्केलार एंड वेक्टर्स। स्केलार में लिखिए फर्स्ट पॉइंट, फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड Nobody should be writing P dot Q dot. Write complete physical quantity. हाँ लिख लिया, चलो ऊपर लिखो, ब्रैकेट में लिखो एक्स्ट्रा मेहनत। ओके, एग्जाम्पल, डिस्टेंस, स्पीड, मास एटसेट्रा। वेक्टर्स में लिखिए फर्स्ट पॉइंट, फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव बोथ, यस, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। हाँ, तो जस्ट उसी का रिवर्स वाला लिख लीजिए एग्जाम्पल में। डिस्टेंस का वेक्टर क्वांटिटी
डिस्प्लेसमेंट, स्पीड का, मास का, वेट। मास इज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट वी हैव। कहीं भी दुनिया में चले जाओगे मास नहीं बदलने वाला। आपके अंदर का टिश्यूज तो बाहर नहीं निकल के आएंगे ना। अगर तुम सन या मून, सन में तो नहीं जा सकते, मून में गए तो, हाँ वही बता रहे हैं। वेट मतलब ये नहीं कि तुम्हारे अंदर क्या है, वेट मतलब वो है कि किस केजी फोर्स से ग्रेविटी तुमको खींच रही है एक डायरेक्शन में। सो वेट को आप यहाँ पे एग्जाम ब्रैकेट में लिखिए, केजी फोर्स। वेट इज एक्चुअली अ फोर्स। आपसे भले लेम लैंग्वेज में पूछा जाता है आपका वेट कितना है, ठीक है, पर वही वेट जाएगा तो मून में बदल जाएगा, 1/9 टाइम्स कम हो जाएगा। आप कितने केजी के हो? लेट्स से 90 केजी के। ओके, सो अर्थ में आपका वेट है 90 केजी। फोर्स, फोर्स। सेम चीज अगर आप मून में चले गए, हाँ ठीक है ना, अच्छा वो बता दे, 1/6 ऑफ, तो फिर तुम्हारा वेट है 60 केजी यहाँ पे, समझ लो आज से। हाँ इसीलिए गलती हो रही थी। 60, वट एवर, सो इट इज 10 केजी फोर्स वेयर मून। पर अगर आप जुपिटर में चले जाओगे तो ये 1/समथिंग नहीं होगा, मल्टीप्लाइड बाई समथिंग होगा। आई डोंट नो द फिगर राइट नाउ। तो ये देयर यू कांट इवन लिफ्ट योर लेग लाइक दिस, दैट्स अ कॉमन एग्जाम्पल। मून में क्या है, आप जंप करोगे तो आराम से नीचे आओगे, ठीक है, क्योंकि उसकी ग्रेविटी इतनी ज़्यादा है ही नहीं। ग्रेविटी किस पे डिपेंड होती है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किस पे डिपेंड होती है? फॉर्मूला है उसका Gm/r²। तो अगर किसी भी सेलेस्टियल बॉडी में आप खड़े हो, यानी किसी प्लैनेट के ऊपर आप खड़े हो, तो ये उसका ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये उसका मास है, और आपके और उसके बीच का डिस्टेंस है। आप पे वो डिपेंड कर ही नहीं रहा है, आपके मास पे वो डिपेंड कर ही नहीं रहा है, वो बिगर बॉडी पे डिपेंड करता है। ओके चलो, ज्ञान खत्म, वापस आओ। सो इट डिपेंड्स ऑन बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आर दे वेक्टर क्वांटिटीज। दिस इज इट गिवन इन योर बुक। यहाँ पे और एग्जाम्पल भी लिख लीजिए। मोमेंटम, नेक्स्ट साइड हेडिंग, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। पॉइंट लिखिए, वेक्टर्स कैन बी represented by an arrow where tail of the arrow represents magnitude and head of the arrow direction. चलिए, ये है रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। अगर किसी अल्फ़ाबेट के ऊपर इस तरीके से वेक्टर होगा, कई तरीके से वेक्टर्स को रिप्रेजेंट हम करते हैं टेक्स्ट बुक में, या तो उस अल्फ़ाबेट के ऊपर एरो होगा, या तो उसी अल्फ़ाबेट को बहुत ही ज़्यादा बोल्ड करके लिखा होगा टेक्स्ट बुक्स में, तब भी आपको समझना है कि वो वेक्टर की ही बात कर रहे हैं, ठीक है। दो तरीके से बुक्स में आपको दिखेगा वो चीज़। ओके, अब यहाँ पे आओ कि स्केलार को हम स्केलार क्यों बोलते हैं, वेक्टर क्यों नहीं बोलते, क्योंकि 3 बेसिक रूल्स हैं, अगर वो सेटिस्फाई करते हैं तब जाके आपको पता चलेगा किस टाइप की वो क्वांटिटीज़ हैं। पहला हमने क्या बोला, स्केलार, हाँ। दूसरा हमने क्या बोला, वेक्टर। एक तीसरा भी है, टेंसर क्वांटिटीज़। स्केलार में क्या होता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। वेक्टर में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन भी होता है। और तीसरी चीज़, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन भी ये फॉलो करता है। जैसे कि आप सिंपल ऐड नहीं कर सकते, यहाँ पे सिंपल ऐड नहीं कर सकते, जो हमने फोर्स वाला एक एग्जांपल दिया था, ठीक है। स्केलार में आप सिंपल एडिशन ऐड कर सकते हो कि 5 मीटर चला ऐसे, फिर यहाँ पे 5 मीटर चला, डायरेक्शन चेंज हो गई है,
डायरेक्शन चेंज हो गई है, लेकिन फिर भी स्केलार में या डिस्टेंस में आप क्या करोगे, टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू 10 मीटर। क्या किया आपने, 5 + 5 किया आपने, नॉर्मल एडिशन कर लिया। तो स्केलार में किसी भी डायरेक्शन में हो आप नॉर्मल ऐड करके उसका आंसर निकाल सकते हो, पर वेक्टर में वो केस नहीं है। वेक्टर में प्रॉपर आपको अलजेब्रा फॉलो करना पड़ेगा। तो जो वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं वो लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन भी फॉलो करते हैं, और उसमें 3 टाइप के वेक्टर एडिशन होते हैं जो हम कल देखेंगे। ओके, टेंसर क्वांटिटीज़ में मैग्नीट्यूड होता है। एग्जाम्पल सबसे पहले देख लो, करंट। कौन सा करंट, इलेक्ट्रिक करंट। स्ट्रेस, प्रेशर, ये सारे के सारे टेंसर के एग्जाम्पल्स हैं, पर क्यों वो अलग हैं। सो मैग्नीट्यूड होता है उसमें, यस डायरेक्शन भी होता है ना, डायरेक्शन होता है कि नहीं होता। आपने वहाँ से स्विच ऑन किया, वोल्टेज मिला, इलेक्ट्रॉन्स मूव हुए, तो उस डायरेक्शन में करंट गया, सिंपल। सो उनके पास अपना एक डायरेक्शन भी होता है, लेकिन वो लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करते। They have magnitude, they have direction, but they do not follow law of vector addition। जैसे कि इस डायरेक्शन में करंट आया लेट्स से 1 एम्पियर, इस डायरेक्शन में करंट आया लेट्स से 1 एम्पियर। अब फाइनली अगर इस डायरेक्शन में जाएगा तो कितना जाएगा, डायरेक्शन है, मैग्नीट्यूड भी है, नंबर वैल्यू है ना, 1 एम्पियर 1 एम्पियर, तभी तो बोल रहे हो उसके पास नंबर है, डायरेक्शन भी है। लेकिन यहाँ पे जब वो आएगा तो सिंपली कितना हो जाएगा, 2 एम्पियर। ओके, अगर आप वेक्टर की बात करते तो एक वेक्टर इस तरफ है, एक वेक्टर इस तरफ है, तो आपको क्या करना पड़ता है इसमें, इस केस में ये इसकी टेल है, ये इसकी टेल है, उसको मैच कराना होता, फिर उसका डायगोनल निकालते, रिजल्टेंट निकालते, एंगल देखते, ये सारी चीज़ें आपको लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में देखना पड़ेगा। जैसे आपने क्या किया था, फॉर एग्जांपल एक फोर्स इस तरफ लग रहा है और उसी में एक फोर्स इस तरफ लग रहा है, फोर्स एक इधर से खींच रहा है, एक उधर से खींच रहा है, फाइनली रिजल्टेंट क्या होगा, इस तरीके का होगा, और उसका एंगल भी देखा जाएगा कि किस एंगल में वो रिजल्टेंट जा रहा है। तो रिजल्टेंट निकालने का फॉर्मूला क्या है, अंडर रूट, ये a है तो ये b है, तो a² + b² + 2ab cos थीटा, ये है ना रिजल्टेंट निकालने का एक वेक्टर का फॉर्मूला। पर ये चीज़ यहाँ पे अप्लाई नहीं हो रही है टेंसर में। 1 एम्पियर गिव्स यू 2 एम्पियर, ठीक है। स्केलार से कैसे डिफरेंट है, क्योंकि इनके पास डायरेक्शन है, स्केलार से ऐसे डिफरेंट है, और वेक्टर से कैसे डिफरेंट है, लॉ फॉलो नहीं करते, सिंपल ऐड हो जाते हैं। ये चीज़ समझ में आ गई है आप लोगों को, समझ में आई है। अगर आपसे पूछा जाए करंट इज विच टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, करंट इज अ, इलेक्ट्रिक करंट इज अ टेंसर फिजिकल क्वांटिटी, पर अगर ऑप्शन में सिर्फ स्केलार और वेक्टर है तब क्या करेंगे, ये चीज़ मैं आपको भी बता रही हूँ, ठीक है। क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला रूल, नो नॉट डायरेक्शन ऑल्सो, दे शुड फॉलो लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, जिसमें आपके पास ट्राइंगल लॉ होगा, आपके पास पैरेललोग्राम लॉ होगा, और आपके पास पॉलीगॉन लॉ होगा। तो 2 वेक्टर्स हैं, 3 वेक्टर्स हैं, 10 वेक्टर्स हैं, अगर उनका रिजल्टेंट आपको फाइंड करना है तो आपको इन तीनों लॉ से होके जाना पड़ेगा, तब आपको आंसर मिलेगा। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट वुड बी द लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। सो इलेक्ट्रिक करंट इज डैश फिजिकल क्वांटिटी, ऑप्शंस आर स्केलार, वेक्टर, टेंसर। Stress is a dash physical quantity, scalar, vector, tensor. Electric current is dash physical quantity, vector, scalar. Clear my point? All right, यही समझाना था आपको। तो ये आप कहीं पे साइड में लिख भी सकते हो, टेंसर हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बट दे डोंट फॉलो लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। एग्जाम्पल इज इलेक्ट्रिक करंट, स्ट्रेस, प्रेशर। प्रेशर का फॉर्मूला फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स आपको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा, टेढ़ा भी लगाओगे तो भी सीधा वाला ही माना जाएगा, ठीक है। तो उसमें कोई और डायरेक्शन चाहिए नहीं। आप इसको अगर इस प्लैंक को तोड़ना चाहते हो तो यहाँ से प्रेशर लगाओगे तो टूटेगा क्या, सिर्फ एक ही डायरेक्शन है उसके पास, चेंज हो ही नहीं सकती, और वो है परपेंडिकुलर। तो अगर आप ऐसे भी लगा रहे हो तो उसका इफेक्ट यहाँ पे क्या है, मैं ऐसे लगा रही हूँ फोर्स इस पर, यानी कि मैंने एक एंगल बना लिया, लगाने वाला फोर्स इस प्लैंक पे एक एंगल बना लिया, तो मेरे को ये वाला फोर्स देखना ही नहीं है, मुझे कौन सा फोर्स देखना है,
ये वाला, और ये कौन सा है, एफ साइन थीटा, ठीक है। इररिस्पेक्टिव ऑफ विच डायरेक्शन ऑफ फोर्स यू आर अप्लाइंग, यू विल हैव टू ओनली चेक आउट द परपेंडिकुलर फोर्स अप्लाइड ऑन द प्लैंक। एक्सेलरेशन इज विच टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, डोंट लुक देयर, अपने दिमाग में बताओ कि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है। भू मास कहाँ से आ गया एक्सेलरेशन में? आपके पास एक स्कूटी है और आपके पास एक ट्रक है, भारी सामान और हल्का सामान, लेकिन अगर एक्सेलरेशन ऐसे दोगे तो इसमें भी उतना ही लगेगा, इसमें भी उतना ही लगेगा ना। तो एक्सेलरेशन मास पे डिपेंड नहीं करता। चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम और रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। सो एक्सेलरेशन दिमाग में आते ही क्या फॉर्मूला आ रहा है, वेलोसिटी अपॉन टाइम, a इज इक्वल टू v बाई टी। एक्चुअल फॉर्मूला क्या है, चेंज v माइनस यू बाई टी। तो फॉर्मूला ये है तो वेलोसिटी ही ना, मीटर पर सेकेंड, और ये क्या है, सेकेंड, सो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, नाउ नेक्स्ट वन, टाइप रिप्रेजेंटेशन हो गया। तो यहाँ पे हमने लास्ट वाले जो टॉपिक में देखा था, एरो हेड से वो होता है जितना ज़्यादा बड़ा, वैसे टेक्स्ट बुक में हम बहुत बड़ा तो दे नहीं सकते मैग्नीट्यूड ना, इसलिए आप नॉर्मली कंपेयर कर सकते हो। अगर ये एरो हेड है और ये है, ये एरो है और ये एरो है, तो दोनों में से मैग्नीट्यूड किसका ज़्यादा है? ए का ऊपर नीचे कुछ नहीं होता, ए या बी? ए का। ब्लू, अभी भी यू आर नॉट इवन वॉचिंग है बेटा, फिर बोलोगे तमद नहीं आया। अब बताओ, तुम्हें से क्वेश्चन पूछेंगे, इन दोनों में से ज़्यादा बड़ा वेक्टर कौन है? तो दिख ही रहा है यार। चलो एनीवेज, किसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, ए का या बी का? ए का, श्योर है? दोनों का डायरेक्शन सेम है कि ऑपोजिट है? सेम है। तो इन टाइप के वेक्टर्स को हम लोग क्या बोलेंगे? टाइप्स ऑफ वेक्टर आपका नेक्स्ट हेडिंग है। ये ए बी और सी है आपके पास, ए और बी को हम लोग क्या बोलेंगे? मैग्नीट्यूड अलग है, डायरेक्शन सेम है, क्या बोलेंगे इनको? पैरेलल वेक्टर्स। बी और सी को हम क्या बोलेंगे? सेम मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन, इक्वल वेक्टर्स। इनको हम क्या बोलेंगे? सी और डी को, देयर इज नो ऑपोजिट वर्ड, एंटी पैरेलल वेक्टर्स। डायरेक्शन उल्टा हो गया ना, सो एंटी पैरेलल टाइप ऑफ वेक्टर्स नेक्स्ट हेडिंग है। टाइप्स ऑफ वेक्टर्स पहले लिखिए, इक्वल वेक्टर्स, इक्वल वेक्टर्स क्या समझ में आया? इक्वल वेक्टर्स से वेक्टर्स विच हैव सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, या हाँ वेरी गुड, इक्वल लिख लो, सेम की जगह इक्वल लिखो। इक्वल मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन, इक्वल मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन। ड्रॉ द डायग्राम एज पर योर कन्वीनियंस। मैग्नीट्यूड उसका सेम होना चाहिए और डायरेक्शन भी एक ही तरफ। वेक्टर ए, वेक्टर बी, equal magnitude because magnitude is a number and same direction because it is a direction.